highly thankful to you for affording this opportunity to have interaction with lawyers in the making. As far as this topic is concerned, मैं इसको रीफ्रेज करना चाहूँगा, इसलिए कि अगरचे ये डिबेट जो है वो करंटली इन वोग है। जैसा पहले भी हमारी डिस्कशन हुई कि बेसिकली ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, ट्रायल प्रोसीडिंग एंड पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग तक जो है वो एक्सटेंड करता है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं यूँ कहूँगा कि अगर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, जिसको लेटर ऑन इन डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो ट्रायल स्टेज प्रोसीडिंग और पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग में जो आप राइट टू फेयर ट्रायल को इंश्योर करना चाहते हैं वो इंश्योर करना इम्पॉसिबल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ट्रायल जिस कंटेंट पे या जिस एविडेंस पे चलना होता है या जिस एविडेंस को इवैल्यूएट अप्रेज करना होता है अदालत में, दैट इज कलेक्टेड एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज। तो वेरी ब्रीफली थोड़ा सा एकेडमिक टच में इसको इसलिए देना जरूरी समझूंगा ताकि जो टॉपिक मैं आपके सामने अनफोल्ड करूंगा उसको हम कंप्रीहेंड कर सकें। यूजुअली ये जो ट्रायल वर्ड है विच हैज बीन यूज्ड इन आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम बड़े नैरो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जबकि इसका जो स्कोप है वो बड़ा ब्रॉडर है। टू बी मोर कंसाइज अगर मैं बात करूं तो जब शौकत अजीज सदीकी साहब का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो उनके वकील थे आमद खान साहब, उन्होंने उस प्रोसीडिंग के दौरान एक एप्लीकेशन दे दी कि इस प्रोसीडिंग को ओपन किया जाए। Question was formulated by 7 judges जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे थे कि आया कि ये ट्रायल के जुमरे में आता है कि इसे ओपन किया जाए। फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर में 7 जजेस ने जो रिस्पॉन्ड किया वो ये था कि ट्रायल टिपिकली जो हम यूज करते हैं सीपीसी की प्रोविजंस के हवाले से या सीआरपीसी की प्रोविजंस के हवाले से, इट इज मोर देन दिस। ने कहा कि ट्रायल ये है कि whenever and wherever any proceeding is conducted and in that proceeding some rights and liabilities are to be determined, are charged is to be substantiated, that falls squarely within the purview of right to fair trial enshrined under Article 10A of the Constitution of Pakistan. Meaning thereby that this is not restricted to typical trial which is conducted under CRPC or CPC, rather it is every proceeding that can be departmental proceeding. For example, किसी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन आ जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा कि हिरासमेंट एक्ट आया एट वर्किंग प्लेस 2010, उसके तहत किसी पे इल्जाम लग जाता है और इंक्वायरी इनिशिएट होती है, और वहां पे भी राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A आपका इन्वोक होगा और उसके मुताबिक उसको वो तमाम आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं अपने डिफेंस के लिए वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। टू कट दी लॉन्ग डिस्कशन शॉर्ट, कि ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है, आपको मालूम है कि 10A के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, और एडमिटेडली ये जो ECHR है या ICCPR है या अमेरिकन जो कन्वेंशन है और
सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया। और फाइनली 2015 के अंदर PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401 जब 17 जजेस का बेंच बना, जो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिस्कस किया गया, तो उस वक्त फाइनली उन्होंने हेल्ड कर दिया कि राइट टू फेयर ट्रायल से वही मुराद लिया जाएगा जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है या यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड चीजें हैं। वो 4-5 चीजें हैं, यू नो बेटर इवन देन मी, बिकॉज आप एकेडमिकली इन है सारी बातों में, और इन द प्रेजेंस ऑफ लर्नड ब्रदर आपको यकीनन मैं सिर्फ इन्यूमरेट करूंगा जस्ट टू ड्रा ए नॉलेज ही, जो मैं आगे अपनी डिस्कशन लेके जाना चाह रहा हूँ। उसके अंदर क्या है कि आपकी कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। उसको समझने के लिए आपको मालूम होगा कि जब परवेज मुशर्रफ का केस चला तो हाई कोर्ट ने, मुदाहर नकवी साहब ने इस बात को सारी प्रोसीडिंग उड़ा दी कि वो कोर्ट दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर लॉ, इस कैबिनेट की अप्रूवल के साथ होनी थी, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया, तो उन्होंने कहा जी कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीगल है। इम्पार्शियल होनी चाहिए, ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए, both the parties should be given opportunity to be heard, खा वो डिफेंस हो खा वो प्रोसिक्यूशन हो। अच्छा, एक और बात जिम्मन यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि ये एक बड़ा अजीब तासुर जन्म ले चुका है कि राइट टू फेयर ट्रायल को वी ऑलवेज डिस्कस विद रेफरेंस टू द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, जबकि दिस इज इक्वली अवेलेबल टू द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज सिविल प्रोसीडिंग। जैसे मैंने बताया कि ये डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग हर जगह पे आपको मौजूद है जहां पर आपके राइट्स या लायबिलिटीज ने डिटरमिन होना होता है, या कोई चार्ज आपका सब्सटेंशिएट या आपने उसको डिस्प्रूव करना होता है। बकिया सारी इसके अंदर तो सारी चीजें आ गई कि अक्यूज शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, आर डी आर्टर पार्टम, वो तमाम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल इसके अंदर शामिल होंगे जो कि अमूमी तौर पे हम कोड करते हैं। अच्छा, ये तो वो बातें हैं सारी की सारी जो हम ट्रायल स्टेज पे करते हैं या पोस्ट ट्रायल स्टेज पे करते हैं। ठीक है, मैंने जो आपके सामने चीजें रखनी है वो है विद रेफरेंस टू दी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। ये जो एट द आउटसेट मैंने आपको एक बात कही कि विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल एट प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, आपकी जो ट्रायल प्रोसीडिंग है या पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग है, वहां पर आप राइट टू फेयर ट्रायल को इंश्योर ही नहीं कर सकते। वो कैसे, वो मैं आपके सामने देखिए। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन दी सिंपलेस्ट टर्म्स हम क्या कहते हैं कि बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। वो जो एविडेंस है वो ओरल एविडेंस हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है, वो डायरेक्ट एविडेंस हो सकती है, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकती है। अगर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन को हम समझना चाहें तो आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ FIR और आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग कंप्लेंट, और उसको अगर एंटरटेन जैसा ने कर लिया है और बिफोर द इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड, और वो ये चाहता है कि मैंने इसको फैक्ट्स को फर्दर असरटेन करना है और फिर इशू करूंगा, कंप्लेंट की सूरत में बात कर रहा हूं। और आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ FIR जो IO है वो सून आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ FIR जो भी स्टेप्स लेगा फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट मोर विविडली। जैसा कि FIR हुई, हम सपोज कर लेते हैं कि एक बड़ी इमाम जो आपकी लोकेलिटी है उसके गिरदोनवा में कहीं पे एक मर्डर हो गया, FIR लॉन्च होगी एंड इन्वेस्टिगेशन इज इंटरेस्टेड टू दिस जेंटलमैन बीइंग IO। अब इसने सबसे पहले क्या करना है कि वहां पे जाके मौका पे जाएंगे। जब वो मौका पे जाएंगे तो सबसे पहले कॉर्डन ऑफ करेंगे उस बॉडी को जस्ट टू प्रिजर्व द एविडेंस। अब ये स्टेप्स which are being taken by this IO for the collection of evidence, it all includes investigation. अब अगला ये क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे उस बॉडी को और अपनी एक मर्ग रिपोर्ट मरतब करेंगे, और मर्ग रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि ostensibly, apparently, these bruises or wounds have been found on the body of the
डिसीज पर्सन, तो मुझे ये लगता है कि इसकी काज ऑफ डेथ ये है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेंगे, मौका मुलाहजा करेंगे, वहां पे कोई हॉल मिले हैं या वेपन मिला है या ब्लड स्टेन मट्टी मिली है, उस सारी को ये प्रिजर्व करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अच्छा, इस सारी को कलेक्ट करने के बाद ये वहां पे जो लोग अवेलेबल हैं who are supposed to be acquainted with the facts of the case, उनको एग्जामिन करेंगे और 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ये फिर एक एप्लीकेशन मूव करेंगे टू दी कंसर्न, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का होगा, हॉस्पिटल, वहां पे उसका पोस्टमार्टम के लिए। ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। अब ये जो आईओ साहब ये सारी चीजें कर रहे हैं, अब ये आईओ साहब के पास इतनी डिस्क्रेशन है कि ये किसी पीस ऑफ एविडेंस को कलेक्ट करे, किसी को ना करे। अगर ये आउट ऑफ मैलाफाइडी, आउट ऑफ एनी टेम्पटेशन या आउट ऑफ मैलिस बाय एनी रीजन ये किसी मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस को कलेक्ट ही नहीं करते, और दैट material piece of evidence finally in the form of submission of challan under section 173 वो सबमिट ही नहीं होता और that is neglected। तो मुझे ये बताएं कि जितने मर्जी भी आप चेक्स लगा लें एट द ट्रायल स्टेज, तो क्या आप राइट टू फेयर ट्रायल टू द पार्टीज प्रोवाइड कर सकेंगे? इसलिए दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि ये जो आईओ काम कर रहा है उस आईओ पे भी कोई चेक हो। अब वो चेक क्या हो सकता है? 2 वर्ड्स अपने रजिस्टर पे लिख लें। यू आर गोइंग आउट, आई थिंक ये 8th सेमेस्टर है इनका। प्रैक्टिकली जब बीइंग लॉयर आप क्रिमिनल साइड में जाएंगे या प्रोसिक्यूशन में जाएंगे, ये 2 अल्फाज आपको बारहा इनका सामना करना पड़ेगा, और इन अल्फाज पे ही सारी फाउंडेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन की खड़ी होती है। वो 2 अल्फाज क्या हैं? डेली डायरी और केस डायरी। Although there are 25 registers which are maintained at police station, but this daily diary register, which is termed to be the second number register, ये इतना अहम रजिस्टर है कि अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन कर दिया जाए, और ये इतना बड़ा चेक है कि बहुत सारी ट्रांसग्रेशन विच इज एलिजिबली कमिटेड बाय द पुलिस, उसको आप खत्म कर सकते हैं। अब वो डेली डायरी क्या है? डेली डायरी ये है जिसको हम रोज नामचा अमूमन बोलते हैं। रजिस्टर नंबर 2 जिसको पुलिस रूल्स के 2245 के तहत कहा जाता है। डेली डायरी ये है कि एक रजिस्टर है पुलिस स्टेशन के अंदर, और उस रजिस्टर के अंदर शुरू जब दिन का आगाज होता है, जैसे 8 बजे से आप उस नए दिन की डेली डायरी लिखते हैं, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाह लिखने के बाद आप हर वो चीज लिखेंगे, एवरी एक्टिविटी व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द पुलिस स्टेशन, वो सारी की सारी आप उसको लिखेंगे। आप लिखेंगे कि भाई इतने लोग इस वक्त इसके लॉकअप में मौजूद है, इतने आईओ इस थाना के वक्त इस यहां पे मौजूद है। अब ये बताएं कि अगर आप उस रजिस्टर पे ये लिख देते हैं कि इतने लोग इस लॉकअप के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी जो इलीगल डिटेंशन है वो खत्म होगी या नहीं? इसीलिए ये डिबेट पंजाब के अंदर चल रहा है, उस पर मैं लेटर ऑन होता हूँ। अलीजिया बाजवा साहब ने बड़ा ये इशू उठाया है इसकी मेंटेनेंस के हवाले से कि कंप्यूटराइज होगा या मैनुअल होगा। अच्छा, अब आपने उसको लिखना है कि भाई ये इतने अक्यूज लॉकअप के अंदर मौजूद हैं, ये इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, फलां तारीख को इसकी अरेस्ट डल चुकी है, ये बंदा रिमांड पर है, ये फलां डेट को इसने पेश होना है, और इसकी ये हालत है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार है आप ये भी लिखेंगे, अगर कोई इंजर्ड कंडीशन में आप लेके आए हैं आप वो भी लिखेंगे। अब देखिए, अगर एक बंदे को आप लिख रहे हैं कि ये इंजर्ड कंडीशन में हम लेके आए हैं बीइंग अक्यूज्ड,
और दूसरी सूरत में आप नहीं लिखते और उस बंदे पे टार्चर पाया जाता है, तो वो जो रोज नामचा है, अगर आपने उस पे ये नहीं लिखा कि ये अक्यूज which is who is in the judicial lockup or sorry lockup of the police station, उस पर टार्चर का आपने नहीं लिखा, you will be held accountable कि जब ये अंदर मौजूद था तो इस पे आपने टार्चर उसके अंदर नहीं लिखा, तो ये फिर इस पे टार्चर कैसा है, कैसे हुआ। इसी तरह आप बताएंगे कि इस बंदे की बेल लगी हुई है, ये बंदा डिस्चार्ज हो गया है या किसी फलां डेट को डिस्चार्ज हो गया, जितने आज के दिन प्रोसीडिंग हुई है, फॉर एग्जांपल किसी कोई डिस्चार्ज हो गया, कोई बेल हो गया, वो सारे के सारा आप उसके अंदर लिखिए। अच्छा, इससे अहम बात जो आयु के हवाले से है वो ये है कि जितने भी उसके अंदर लोग मौजूद हैं, वो जब उस थाना से निकलेंगे वो अपनी रवानगी करेंगे, जब वापस आएंगे तो उसके अंदर अपना लिखेंगे और अपनी आमद लिखेंगे। अब जब आयु इस तफ्तीश के लिए गया तो ये लिख के जाएगा कि मैं जी फलां डेट पर फलां टाइम पे फलां जगह पे जा रहा हूं इस काम के लिए, और इस केस की ये फाइल में साथ लेके जा रहा हूं। अभी एक लेटेस्ट जानकारी आई है वकास साहब, जिसके अंदर लिखा है कि दिस केस फाइल इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द आईयू, इट इज सपोज्ड टू बी रिमेन इन द पुलिस स्टेशन until and unless कि that case file is needed by the IU और उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाना। यानी उस पे भी उन्होंने चेक लगा दिया कि जब ये जाएगा आएगा केस फाइल लेके जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे लिखी जाएंगी। अच्छा, फिर एक जो अहम बात केस डायरी के हवाले से हो रहा है, सॉरी डेली डायरी के हवाले से, रोजनामचा के हवाले से, वो ये है कि अमूमी तौर पे इलीगल डिटेंशन का इशू आता है कि हम रोजनामचे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं डालते। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने उसकी गिरफ्तारी डाली है तो आप उसके अंदर लिखेंगे कि ये गिरफ्तार है फलां मुकदमे के अंदर और इसको फलां दिन हमने प्रोड्यूस करना है। अब कोर्ट्स क्या करती है, अगर उनको कोई हेबियस की कोई पिटीशन दायर हो जाए और ये एलिगेशन हो कि इसको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, तो वो पहला काम क्या करते हैं, या वेल्फ जाता है तो वो पहला काम क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपकी जो डेली डायरी है रोजनामचा उसको कब्जे में लेते हैं। अब ये जो रोजनामचा है, अब पुलिस ने क्या किया, ये पुलिस ने कंप्यूटराइज सिर्फ मेंटेन करना शुरू कर दिया और मैनुअल नहीं करती थी। उस पे बहुत सारी गुंजाइश होती थी चीजों में अल्ट्रेशन करने की। अब लेटेस्ट जजमेंट अलीजा बाजवा साहब ने ये 2023 के अंदर दे दी, उन्होंने कहा कि नहीं आप मैनुअल भी मेंटेन करें। अब उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, पुलिस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट भी पुलिस ने कर ली है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब हम कंप्यूटराइज करेंगे, यूनिफॉर्म प्रोसेस से दो उसके प्रिंट लेंगे और एक रजिस्टर के अंदर रखेंगे और दूसरा गजेटेड ऑफिसर को भेज देंगे। एक और चेक इस पे क्या लगा दिया उन्होंने, इस मेंटेनेंस ऑफ डेली डायरी के हवाले से, वो ये लगा दिया कि जब आपने रोजनामचा लिखना है उसकी एक कॉपी आप अपने गजेटेड ऑफिसर को भेजेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एनी मैल प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन इन दी पुलिस स्टेशन, और जब वो उसकी एक कॉपी भेजेंगे गजेटेड ऑफिसर को तो उसके नोटिस में आ जाएगा। जब वो कभी विजिट करेगा तो वो कहेगा कि आपने तो डेली डायरी में मुझे ये भेजा था और आपके ये लोग यहाँ पे क्यों आएंगे। सो मच सो, यहां तक इसको इंपॉर्टेंस अटैच कर दी स्टैट्यूट ने, पुलिस रूल्स 1934 ने कहा कि अगर कोई बंदा इस रोजनामचा के अंदर अल्ट्रेशन करता है तो उसकी सजा डिसमिसल होगी। ये 2250 यानी 22 चैप्टर रूल 50 पुलिस रूल्स 1934 के अंदर लिखा हुआ है। और अभी जो पुलिस ऑर्डर आया उसका आर्टिकल 167 उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेशन जब चाहे जिस वक्त चाहे रोजनामचा मंगवाकर उसे एग्जामिन कर सकता है। तो ये जो रोजनामचा है या जिसको हम डेली डायरी कहते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ चेक upon the IO एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस एट पुलिस स्टेशन लेवल, ताकि कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस विद इन दी फोर वॉल्स ऑफ पुलिस स्टेशन ना हो सके और सब कुछ जो है वो फेयर हो। ये थी डेली डायरी जो मैंने आपके सामने रखी। दिस इज फर्स्ट चेक विच इज imposed in the form of
daily diary upon all the administration of the police station including I. अब दूसरी चीज है केस डायरी। अब आईओ साहब जो भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया। यानी अगर उन्होंने गए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये एफआईआर मुझे इंटरेस्ट हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन, वो उसकी भी जिम्नी लिखेंगे, जिसको हम जिम्नी कहते हैं, जिम्नी लिखेंगे और मैं इस वक्त फलां जगह पे पहुंचा हूं, मैंने बॉडी को एग्जामिन किया है, मर्ग रिपोर्ट मुरतब की है और इसके साथ मैं अब जा रहा हूं हॉस्पिटल पे इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वहां से उसने कलेक्ट की है इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन्स हु आर ओवर देयर, आई विटनेसेस या अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स थे, वो सारे का सारा लिखेगा और उसको क्लोज करेगा। उसकी एक कॉपी अगेन गजेटेड ऑफिसर को देगा। अब ये देखिए ये जो जिम्नियात है जिसको हम केस डायरीज कहते हैं, ये बेसिकली 4 किस्म की है। बैरूनी जिम्नी है, अंदरूनी जिम्नी है, हदायती जिम्नी है और ये जिम्नी। अब ये बेसिकली चारों के चारों चेक है जो कि आईओ पर लगाए जाते हैं। अब ये जो जिम्नी जिसको मैंने केस डायरी कहा, ये पुलिस रूल्स में इसे प्रिविलेज डॉक्यूमेंट चैप्टर 27 के रूल 26 के तहत कहा कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। यानी ना तो ये एविडेंस के लिए यूज हो सकता है और ना ही ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोई बंदा आके ले ले। ये बेसिकली चेक है जो पुलिस आईओ के ऊपर है, एक कॉपी उसकी गजेटेड ऑफिसर को जा रही है और ये एट द टाइम ऑफ ट्रायल या बेल जो अदालत मंगवा सकती है जस्ट टू सी कि क्या क्या ट्रांसपायर हुआ इस सारे के अंदर। जो एविडेंस इन्होंने सबमिट की है क्या वो इन लाइन विद वो स्टेप्स है जो ये लेता रहा है, जो ये नोट करता रहा है, क्या ये उसके मुताबिक है। अब बैरूनी और अंदरूनी जिम्नी उमूमी तौर पे ये जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि इनमें क्या फर्क है। ठीक है, बैरूनी और अंदरूनी जिम्मन में जिम्नी में कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है। बैरूनी जिम्नी वो है जिस जहां से आप शुरू करते हैं, ठीक, और अंदरूनी जिम्नी जो है वो उससे अगले आपने एक जिम्नी शुरू की, बाद दफा आपकी जिम्नी जो है वो कई सफात पर मुश्तमिल होती है। आपने जहां से शुरू की द फर्स्ट फ्रंट पेज ऑफ द जिम्नी इज कॉल्ड बैरूनी जिम्नी और अगले उसके सारे पेज जो है वो अंदरूनी जिम्नी कहलाएंगे। यानी जो कंटिन्यूएशन में आपने आगे चीजें लिखी हैं वो सारी की सारी अंदरूनी जिम्नी में आएगी। एक और प्रैक्टिस है जिसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो ये है कि जो 161 की स्टेटमेंट्स हैं जो अक्यूज पर्सन सॉरी इसकी विटनेसेस वो 172 ने भी कहा, सीआरपीसी सेक्शन 172 के अंदर भी ये बात लिखी हुई है और ये बात 2554 और 54 के अंदर भी पुलिस रूल्स 1934 के अंदर भी लिखी हुई है कि ये 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेपरेटली मेंटेन की जाए। लेकिन जो प्रैक्टिस अक्रॉस पाकिस्तान चल रही है कि हम जो अंदरूनी ज़मीनी है उसके ऊपर ही वो बयानात लिख देते हैं, जबकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है सारे लॉ को इन टोटलिटी देखने के बाद कि ये एक सेपरेट पेज पे होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट्स और ये अनसाइंड होनी चाहिए, ये आपको पता है। अच्छा, चूंकि आपने ये बात अभी जिम्नन आ गई, या क्या अक्यूज की 161 की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हो सकती? हो सकती है एडमिशन हो सकती है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 161 को दोबारा पढ़ लें। 161 के अंदर ये तो लिखा ही नहीं हुआ कि वो विटनेस है या वो अक्यूज है, वहां पे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है कि अ पर्सन हु इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट। अभी 2018 के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट आई, इससे पहले भी जजमेंट्स मौजूद थी लेकिन इसने आके वन फॉर ऑल इस पॉइंट को सेटल कर दिया कि कैन स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और नॉट। तो उन्होंने कंक्लूड करते हुए कहा कि ये हो सकती है रिकॉर्ड क्योंकि उसके अंदर अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स लिखा गया है, तो अक्यूज से ज्यादा अक्वेंटेड फैक्ट्स कौन हो सकता है। और फिर एक और भी बात है, तो ये बात है कि जैसे आप कह रहे हैं वो कन्फेशनल हो, मगर ये इट्स नॉट अ गुड जजमेंट नहीं उसमें रीजन हो सकता है।
जो उसने रीजनिंग दी वो बड़ी कन्विंसिंग थी, मैं आपके सामने बैठा हूँ। हुआ बेसिकली ये कि एक बंदे पे इल्जाम था कि उसने एक खातून को फायर मारा है कारतून से, ठीक। उसके फैक्ट्स कुछ यूं थे कि एक बंदे ने कहा कि मेरी सिस्टर पर उसने हिरास किया है या हाथ उठाया है, और उसकी वालदा उनके घर उनको लामा शामा लेके गई कि इसने ये किया है और आप इसको, वो बजाय उसके कि उसको कोई पैसिफाई कर दे, वो उसके साथ ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, और वो बंदा प्रवोक हुआ और उसने जाके फायर मारा। ये स्टोरी भी इसी। अब हुआ क्या कि उसकी जब 161 की, हम क्योंकि 161 के आदी नहीं है, तो उन्होंने जब इंटेरोगेट किया पुलिस को, पुलिस ने वर्डिंग यही यूज की कि हमने दरियाफ्त के अंदर उसने ये कहा जी कि मैंने ये वाकया हुआ है, इसने मेरी बहन पे हाथ उठाया था या हिरास किया था, मेरी माँ लामा लेके गई है और उसके नतीजे में ये हुआ है, मैंने प्रवोक हो गई है। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट 161 के तहत उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की, उन्होंने दरियाफ्त में ही ये सारा कुछ डाला, और जब ट्रायल हुआ वहां पे भी उसने रीट्रेट की अपनी यही बात। जब उसकी अपील गई, वो कन्विक्शन होगी, उसे डेथ सेंटेंस होगी, अपील गई और वहां पे भी उसने उसी अपने मौके पे लड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इवेल्युएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक बड़ी नई चीज होगी अगेन। उन्होंने कहा जो कन्फेशन है that cannot be used against the accused, but that can be used in the favor of accused. Just note the point. उसने ये कहा कि ये कन्फेशन जो है वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती, और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि तासुर ये है कि when the person is in the police custody, इंटिमिडेशन, टॉर्चर, कोरिजन, ये एप्रीहेंशन होती है। लेकिन if something which has been uttered and got recorded by the accused, और उसका तासुर ये है कि ये कन्फेशन है और वो कन्फेशन उसकी फेवर में यूज हो सकती है, तो लॉ बार नहीं करता। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस जजमेंट के अंदर ये कहा कि ये जो इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, पहली बात तो ये है कि ही इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, इसको 161 के तहत रिकॉर्ड होना चाहिए था। सेकेंडली, आपका कानून ये कहता है कि अगर एक बंदे ने किसी को मारा और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवोकेशन मारा है, he was provoked and in the result of that provocation उसने किसी को मार दिया है, तो उसकी जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे आपका 302 ए है, बी है, सी है, तो आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा? किसास से तो निकल जाएगा, किसास से भी निकल जाएगा, आपका तजीर से भी निकल जाएगा, 302 सी में चला जाएगा। और 302 सी की सजा अप टू 25 ईयर, और उसके अंदर उन्होंने उसकी रिड्यूस करके 10 ईयर्स ला कर। तो अब मैंने वैसे ऑन इन लाइट ऑफ दैट जजमेंट, और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और क्वाइट लॉजिकल भी है, कन्विंसिंग भी है, अब 161 की स्टेटमेंट मैं जहां भी जाता हूं और ये कहता हूं कि ये लिखी जानी चाहिए, और मेरा पहले भी वैसे इससे पहले भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि लिखी जानी चाहिए। एनीवेज, हम आ रहे थे केस डायरी की तरफ, जिम्नी की तरफ। बैरूनी और अंदरूनी हमने देख ली। अब पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर आया। अब क्या था, प्रैक्टिस ये थी कि सिर्फ आईओ जिम्नी लिख रहा है और फाइनल जिम्नी जाके एसएचओ लिख देता था, और एक रूटीन में कैजुअल अंदाज से कॉपी उसकी जाती थी गजेटेड ऑफिसर के पास, वो एज पर रूटीन उसे सीन करके कर देते थे। उनके नहीं, अब इस आईओ के ऊपर एक और चेक होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि आप जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हैं उसके अंदर आप एक इंस्ट्रक्शनल जिम्नी लिखेंगे, और उन्होंने पुलिस ऑर्डर के अंदर आर्टिकल 18 सब आर्टिकल 9 और 10 के अंदर 2 जिम्नियात मजीद इनकॉर्पोरेट कर दी। यानी सपोज के डेथ का केस आया, मर्डर हो गया किसी का, तो गजेटेड ऑफिसर एसडीपीओ विजिट करेगा मौके पे और उस वहां पे अपनी इंस्ट्रक्शनल जिम्मी लिखेगा। इंस्ट्रक्शनल जिम्मी क्या है? 395 के केस में, 392 के केस में, मर्डर, डेप्यूटी विद मर्डर या रॉबरी विद मर्डर, इस तरह के केस में
वो जाके इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ये लाइंस पे तुम तफ्तीश एविडेंस को कलेक्ट करो। अब मुझे ये बताएं कि जब एक बंदे ने एक लाइन ऑफ एक्शन उसे दे दिया है एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिसर, उसमें से अगर वो नहीं करता या इम्प्लीमेंट करता है तो उस पर एक चेक आता। इसके बाद एक वेरिफिकेशनल ज़मीनी रखी 10 के अंदर, तस्दीकी ज़मीनी। अब तस्दीकी ज़मीनी क्या है? तस्दीकी ज़मीनी है कि जब उसने तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया है तो उसके बाद ही विल सबमिट दैट ज़मीनी टू दी एसडीपीओ जो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है। अब वो एग्जामिन करेगा कि क्या इसने ये जो तफ्तीश है ये फेयरली की है, इम्पार्शली की है, क्या जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनके मुताबिक की है, या इसने कोई मैलाफाइडी का मुजाहरा इसके अंदर किया है। अब ये जो तस्दीकी ज़मीनी है इस पे एक डिबेट नई शुरू होगी। इस पे तारक सिंह शेख साहब हैं हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के जज है, उनने इस तस्दीकी ज़मीनी को एक्सप्लेन किया। वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कोट कर रहा हूँ, जरूरी है। ये जितनी चीजें भी मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, ये एक एक टॉपिक पे विकास भाई पता है मैंने चैनल बनाया वो बाबुल मिला कर, उस पर सारी जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी हर एक टॉपिक पे, वहां से आप देख सकते हैं। अब जब ये तस्दीकी ज़मीनी आई, तस्दीकी ज़मीनी के अंदर क्या हुआ कि एक 462 का बिजली चोरी का केस आया और उस पे आईओ साहब ने बेगुनाह कर दिया मुझे। जब वो लेके फाइल गया फाइनल तस्दीकी ज़मीनी के लिए तो एसडीपीओ साहब ने उसके साथ डिसएग्री करके उसे गुनाहगार कर दिया और बंदा अरेस्ट करवा दिया। बेल चली गई हाईकोर्ट के पास। अब हाईकोर्ट के पास जब गई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो तस्दीकी ज़मीनी का कॉन्सेप्ट है, ये तस्दीकी ज़मीनी का कॉन्सेप्ट तफ्तीशी ज़मीनी वाला नहीं है। यानी मैं 4-5 लफ्ज बोल रहा हूं, उनको आपने याद रखना है। बैरूनी ज़मीनी, अंदरूनी ज़मीनी, तफ्तीशी ज़मीनी, तस्दीकी ज़मीनी और हदायती ज़मीनी। उन्होंने कहा कि ये जो तस्दीकी ज़मीनी है जो एसडीपीओ लिख रहा है गज़टेड ऑफिसर, ये कॉन्सेप्ट तफ्तीशी ज़मीनी वाला नहीं है। यानी जो एसडीपीओ है, ये गज़टेड ऑफिसर है, ही विल नॉट एरोगेट हिमसेल्फ द पावर ऑफ द आईओ और उसके स्टेप्स इंश्योर नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये असरटेन करेगा आया कि ये सही हुई है। अगर वो सही तफ्तीश हुई है तो उसके साथ अग्री कर देगा, उसको वेरीफाई कर देगा। और अगर वो समझता है कि इसने कोई मैलाफाइडी की है और इसके अंदर कोई मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस जो है ओवरलुक कर गया है, निगलेक्ट कर गया है, ये इसने कलेक्ट नहीं किया, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन देगा और साथ ही तफ्तीश जो है वो चेंज के लिए रिकमेंड कर देगा। अब इसके साथ एक और नया कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का आ गया। दिस इज अगेन अ बिग चेक upon the IO to ensure the fair trial। अब अगर आपके किसी नियर एंड डियर के साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है और आप ये समझते हैं कि जो आईओ है इज हैंड इन ग्लव विद द अक्यूज पार्टी और इसने मिक्स अप होके हमारे केस को खराब कर दिया और जो मटेरियल एविडेंस है या हमारे मौक़िफ़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया या जो हम कहते रहे वो ये करता नहीं रहा फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब आप जब ये बात समझ रहे हैं कि ये जो आईयू है इसने ये तफ्तीश सही नहीं की, तो आपके पास क्या रेमेडी है? जस्टिस चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे? उसमें एप्लीकेशन वो बड़े डिस्ट्रिक्ट ऑफ पहले तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वांटेड भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर हायरार्की है। ये पुलिस ऑर्डर 2002 में बताया गया इसका। अच्छा गुड, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 22 AB के अंदर भी ये बात है, लेकिन वो मैं बताता हूँ कि वो किस हद तक है और ये दूसरी बात है वो किस हद तक है। अब अगर आप इफ यू आर एग्रीव कि ये तफ्तीश सही नहीं हुई तो पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 18A स्पेसिफिकली चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। ने कहा कि अगर एक बंदा एग्रीव्ड है किसी आईओ से तो वो डिस्ट्रिक्ट हेड को एप्लीकेशन देगा, उसके अंदर मेंशन करेगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर मैं चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब डिस्ट्रिक्ट हेड उसी आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसको हम डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड कहते हैं, जिसके अंदर एक एसपी रैंक का या एसएसपी रैंक का और 2 DSP भी हो सकते हैं और 2 SP भी हो सकती है।
यानी यूएस ग्रेड का जो बंदा उसमें हो सकता है वो डीएसपी हो सकता है। वो बोर्ड डेट फिक्स करेंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, और अगर वो इस नतीजे में पहुंचते हैं कि वाकई इसके अंदर मटेरियल एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई, तो वो रिकमेंडेशन दे देंगे फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और डिस्ट्रिक्ट हेड उनकी रिकमेंडेशन पे ऑर्डर पास कर देगा। अब ये देखें, ये जो प्रोसीजर है उसको भी फिर उन्होंने अंडर सर्टेन चेक्स रख दिया। इस पे बेशुमार जजमेंट्स आ गई कि जब आप ऑर्डर पास करेंगे चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, आप साइक्लोस्टाइल अंदाज में नहीं करेंगे, हैजर्डली नहीं करेंगे, सिर्फ शॉर्ट मैनर में नहीं करेंगे, बल्कि आप जनरल क्लास एक्ट का जो सेक्शन 24A है उसके मुताबिक आप उस ऑर्डर के अंदर रीजन देंगे कि भाई मैं इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन चेंज कर रहा हूं, एंड इफ यू आर डिक्लाइनिंग टू चेंज द इन्वेस्टिगेशन तो उसकी भी आप रीजन देंगे। यानी आपने जो ऑर्डर पास किया दैट मस्ट कम अप टू द क्राइटेरियन गिवन इन सेक्शन 24A ऑफ जनरल क्लास एक्ट। अब अगर डीएसपी ने जब कर दिया, उसके बाद नए आईओ को आपकी तफ्तीश जो है वो चली गई, और आप या दूसरी पार्टी उससे भी एग्रीड है, तो फिर आपके पास रेमेडी ये है कि आप रीजनल पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे और वहां पे एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन अगेन रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड में प्लेस करेंगे, वहां पे एसएसपी और 2 एसपी रैंक के ऑफिसर बैठेंगे। वो अगेन उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दोनों पार्टीज को बुला के सुनेंगे। अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये नीचे वाली दोनों या एक या इसमें तफ्तीश मजीद होनी चाहिए, तो वो फिर रिकमेंड कर देंगे। लाइकवाइज वो रीजनल पुलिस ऑफिसर के पास रिकमेंडेशन जाएगी, वो उसके साथ अग्री या डिसएग्री करके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑर्डर पास कर देगा। फाइनली अगर उससे भी आप एग्रीड हैं तो फिर जस्टिस ऑफ पीस मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उसके बाद फिर आप जाएंगे सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के पास, आईजी के पास। वहां पे एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन और 2 डीआईजी का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो इसी तरह एग्जामिन करेंगे, और अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसे चेंज होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन दे देंगे और अकॉर्डिंगली उस पे चेंज या नॉट चेंज का ऑर्डर पास हो जाएगा। अब जो 22AB के अंदर 3 चीजें दी गई कि फॉर लॉजिंग एफएफआईआर, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस को रोकने के लिए, और तीसरा चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस ऑफ पीस जो है वो डायरेक्शन पास कर सकता है। जो जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन विद रेफरेंस टू चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पास कर सकता है, वो ये नहीं कह सकता एग्जामिन करने के बाद कि आई हियर बाय चेंज दिस इन्वेस्टिगेशन एंड डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेड टू इंटरेस्ट इट टू द न्यू आईयू। वो एट द मोस्ट, ये जो जजमेंट बड़ी मशहूर जमाना है, इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम आसफ खोसा साहब ने 2005 के अंदर PLD 2005 लाहौर 500 कुछ उसका पेज है, उसके अंदर उन्होंने हैंडल कर दिया, जिसको 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडोर्स कर दिया। वो इंडोर्स उन्होंने ये किया कि जब एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इन प्लेस है, उसकी मौजूदगी में जो डिस्ट्रिक्ट हेड का इख्तियार है वो जस्टिस ऑफ पीस नहीं देगा। एट द मोस्ट वो क्या कर सकता है, एट द मोस्ट ये कर सकता है कि इफ एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड बाय वन पार्टी एंड दैट इज नॉट बीइंग प्लेस्ड बिफोर द district standing board, regional standing board or central standing board, and in consequence of that exercise उसको डिसाइड नहीं किया जा रहा, तो वो डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इसे डिसाइड करो। वो ये नहीं कह सकता कि आप चेंज करो या ना चेंज करो। फॉर चेंज और नॉट चेंज आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 18A के अंदर दिया गया है। अब ये देखें कि ये वो चेक्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रखे गए। अब 2022 के अंदर हमारे पास टाइम 1 बजे तक, 2022 के अंदर एक एक्ट आया है कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर के हवाले से। आपके इल्म में है ये क्यों है? दिस इज वन ऑफ द ग्लेयरिंग एग्जांपल टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज। ये बेसिकली 2020 या 21 के अंदर एक इशू हुआ था बहावलपुर के अंदर। वहां पे हुआ ये कि एलिजिडली एक इनकाउंटर हुआ, पुलिस वालों के बंदे उन्होंने मारे, फिर पुलिस ने बंदे मार दिए उन जो भी डिकेट थे, और उनकी तफ्तीश पुलिस ने की, और जब तफ्तीश करके उन्होंने सबमिट कर दिया चालान और वो बेल के लिए हाई कोर्ट चले गए,
हाई कोर्ट ने ये मैटर टेकअप कर लिया कि नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज का जो प्रिंसिपल है वो आईओ पे भी अप्लाई होगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि इन्वेस्टिगेशन फेयर या इम्पार्शियल होगी जब एग्रीव्ड पर्सन जो है वो खुद ही आईओ है। यानी जब पुलिस के ही बंदे मरे हैं और पुलिस ने उनके मारे हैं, पुलिस ने अपनी हद तक जो है इनको गुनाहगार कर दिया है और अपने आप को जो है वो क्लीन चिट दे दी है, तो ये राइट टू फेयर ट्रायल का तकाजा है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है वो तफ्तीश करे। उसके अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन डाल के उन्होंने सर्कुलेट की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी लिखा, फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा कि इन द लाइट ऑफ दीज रिकमेंडेशंस आप एक लेजिस्लेशन करें। उसके नतीजे में अब ये लेजिस्लेशन हुई। नहीं तो जो भी एजेंसी होती थी बिलखुसूस पुलिस या एफआईए या एंटी करप्शन जिसके एलिगेशन होता था कि इन्होंने टार्चर किया या कस्टोडियल डेथ की है, उन्होंने कार्रवाई करनी होती थी। तो दिस इज द आउटकम ऑफ दैट जो एक अरसा दराज से एक चल रहा था कि राइट टू फेयर ट्रायल इंश्योर करना चाहिए। और इसमें मुझे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर के जो वर्ड उन्होंने यूज किए थे वो यही किए थे कि जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स है वो सिक्योरली फॉल करती हैं विद इन द परव्यू ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल और इट इज अ वाइटल फ्रेगमेंट ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन और इम्पार्शियल जो है इन्वेस्टिगेशन। अब जब इन सारी सूरतों में जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होनी है, खा वो लोकल पुलिस ने की है, खा वो डीएसपी ने की है, खा वो आरएसपी ने की है, खा वो ऊपर सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के जो अफसरान है उन्होंने की है, तो फाइनल आउटकम क्या होना है? फाइनल आउटकम ये होना है कि उसके नतीजे में चार्जशीट जो है वो सबमिट होनी है इन द फॉर्म ऑफ, जिसको आप रिपोर्ट कहते हैं या चालान कहते हैं, अंडर सेक्शन 173। अब उसमें दो सूरतें हो सकती हैं, बल्कि तीन सूरतें हो सकती हैं। अगर इसको मजीद बढ़ाएं तो चार सूरतें भी हो सकती हैं। वो क्या हो सकती है? इस नतीजे में पहुंचते हैं जी कि ये जो केस है इसे खारिज होना चाहिए। एक ये सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो अक्यूज पर्सन है, जिन पे एलिगेशन है, वो इनोसेंट है। आज हम इनोसेंट पे भी बात करेंगे कि इनोसेंट का क्या मतलब है। तीसरी बात ये हो सकती है जिसको मैं अभी अब एक लेमैन की ज़बान में बात कर रहा हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमें क्या लफ्ज यूज करना चाहिए उसमें बात करते हैं। ये गुनाहगार है ये। और चौथी बात ये है कि ये पीओ हो गया और अनट्रेस्ड हो गया, यानी फॉर द टाइम बीइंग ये बंदे नहीं मिल रहे और हम उसका चालान सबमिट करते हैं। अब होता क्या था कि जब एक अखराज रिपोर्ट मुरतब की जाती थी, तो अखराज रिपोर्ट मुरतब करने के बाद वो एट द मोस्ट एसटीपीओ से फॉरवर्ड करवाते थे और सबमिट कर देते थे टू कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट। अब इलाका मजिस्ट्रेट भी उसी तरह ही मामलात हैं जिस तरह हमारी लोकल पुलिस की है, विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। वो क्या करते थे कि वो अपनी डिस्कशन का इस्तेमाल करते, उससे अग्री करके या डिसएग्री करके उसकी डिस्पोजल कर देते। अब इस पे लेटेस्ट जजमेंट्स आ गई है इस तसलसल में कि राइट टू फेयर ट्रायल आपको इस स्टेज पे इंश्योर कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे इस तरह इंश्योर हो सकता है कि पुलिस रूल्स 1934 ये कहता है कि जब आप अखराज रिपोर्ट मुरतब करेंगे अंडर रूल 24 सब रूल 7 पुलिस रूल्स 1934, तो उसके अंदर 4 बाउंड्री हुई है। जब आप पढ़ेंगे कि वो केस जो था वो सिरे से अकरस हुई नहीं थी, फैब्रिकेट कर ली गई, सिविल नेचर था, आपने क्रिमिनलाइज करके उसको कलर दे दिया, और चौथी ग्राउंड ये है कि नॉन कॉग्निजेबल था, आपने कॉग्निजेबल बना के दिया। अब उन्होंने कहा कि इसका प्रोसीजर ये बताया गया कि आप जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यानी एसपी इन्वेस्टिगेशन, वो उसको फॉरवर्ड करेगा, इससे निचले रैंक का बंदा फॉरवर्ड नहीं करेगा। यानी एक नीचे आप एसटीपीओ का चेक, ऊपर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का चेक उन्होंने लगा दिया और फाइनल मजिस्ट्रेट लगा दिया। अब मजिस्ट्रेट पे भी एक उन्होंने चेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट द सोल डिस्क्रेशन कि आप उसको अनब्रीडेडली जो है वो इस्तेमाल करते हुए तो जो मर्जी फैसला करें। मैंने कहा नहीं, दिस इज अ स्टेज, ऑल्दो दिस इज अ प्री ट्रायल स्टेज। ट्रायल की स्टेज उस वक्त होनी है जब वो उसने अग्री कर देना है और उसने कॉग्निजेंस ले लेनी, उसके साथ अगर वो डिसएग्री करना है और उसने कॉग्निजेंस ले लेनी है। अगर उसने अग्री कर लिया तो दैट विल स्टैंड टू बी
कैंसल। तो इस स्टेज पे उन्होंने कहा कि आप दोनों पार्टीज को मौका देंगे। बोथ द पार्टी, ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, बोथ द पार्टी शैल बी समन्ड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर डिसाइडिंग कैंसलेशन ऑफ द केस के आया कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जब वो दोनों पार्टी आके कंटेस्ट करेंगी, अगर वो अग्री कर देता है तो डेफिनेटली दैट विल स्टैंड कैंसल, और अगर नहीं करता तो वो फिर उसकी कॉन्फिडेंस दे देगा। अच्छा, अब एक तो ये सूरत हो गई। दूसरी सूरत इसके साथ ये हुई कि आप जब चालान सबमिट करते हैं तो चालान सबमिट करते वक्त पुलिस ऑफिसर्स क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मेरी तफ्तीश के खुफिया और एलानिया तफ्तीश के अंदर ये बंदा गुनाहगार पाया गया है या ये बंदा बेगुनाह पाया गया है, तो आप उसको या खाना नंबर 2 में चालान कर देते हैं या खाना नंबर 3 में चालान कर देते हैं। आप फैमिलियर हैं ये खाना नंबर जो मैं बातें कर रहा हूं। अच्छा, अब खाना नंबर 2 में जब चालान करते हैं या 3 में चालान करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये मैं गुनाहगार पाया गया और ये बेगुनाह पाया गया। अब इसके नंबर ऑफ जजमेंट्स है कि आपका ये इस्तेहकाक नहीं है, एडजुडिकेशन करना आपका इस्तेहकाक नहीं है, आपका इस्तेहकाक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। यू आर ओनली कलेक्टर ऑफ एविडेंस, यू आर नॉट एडजुडिकेटर ऑफ द एविडेंस, यू आर नॉट द अप्रेजर इवैल्यूएटर ऑफ द एविडेंस। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो चालान सबमिशन है खाना नंबर 2 या 3 का मतलब क्या है। खाना नंबर 2 का मतलब ये है, वो ये कहता है आईओ कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ द केस आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतनी एविडेंस मौजूद नहीं है कि इस पर ट्रायल किया जाए। यानी मैं जो आपको एविडेंस सबमिट कर रहा हूं ये इतनी नहीं है कि इस पर ट्रायल जो है वो इनिशिएट किया जाए। बट अगेन ipsi dixit of the police, opinion of the police is not a binding upon the court. अब दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत तीसरा जो कहते हैं कि गुनाहगार पाया गया है, वो कहते हैं कि गुनाहगार का आप ये नहीं लिख सकते, अगेन आप एडजुडिकेटर नहीं है, बल्कि आप ये लिखेंगे चालान की कर रहे थे। इस चालान के अंदर अब जब आपने खाना नंबर 3 के अंदर रख दिया तो आपने ये अपनी बेसिकली ओपिनियन दी विच इज नॉट अगेन बाइंडिंग अपॉन दी कोर्ट। अब इसी की कंटिन्यूएशन में ऑनरेबल कोर्ट ने कंसिस्टेंटली 4 जजमेंट के अंदर 2020 से टिल टू डेट आई हैं और सारे का सारा जो व्यू था पहले उसको चेंज कर दिया। वो ये था कि पहले ये था कि आप आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के आपको इन्वेस्टिगेशन 6 दिन करवा सकते हैं। यानी वंस योर चालान हैज बीन सबमिटेड एंड चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, तो आप चूंकि वो कहते थे जी कि अब चूंकि ट्रायल शुरू हो गया तो नहीं अब एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चूंकि जो आईयू है उसका रोल मेयरली कलेक्टर ऑफ एविडेंस का है और ये बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे और जस्ट कोर्ट को असिस्ट करने के लिए है टू रीच टू द राइट कंक्लूजन, तो ये टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अब चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हवाले से जो अरेस्ट का चूंकि दैट इज यानी मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अरेस्ट है उस पर मुख्तसर बात करके हम इसे वाइंड अप करते हैं। टाइम इज ऑलरेडी ओवर। अब पहले क्या था, सेक्शन 54 को जब आप पढ़ते हैं सीआरपीसी के तो वहां पर क्या लिखा है कि अगर आपको एक सस्पिशन रीजनेबल रिसीव होती है या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है इवन विद आउट लॉजिंग ऑफ एफआईआर बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। यानी उसकी जो एक अपीयरेंट एक इंटरप्रिटेशन है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही बनती है। लेकिन इस पर अब सूरा बीबी जो केस है 2018 के अंदर आया उसके अंदर उन्होंने प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, अरेस्ट जो है वो चूंकि रिलेट्स टू द मोस्ट कार्डिनल फंडामेंटल एंड सेक्टरल राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ द मैन, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। सेक्शन 54 के अंदर सिर्फ आपका इख्तियार दिया गया है लेकिन उस इख्तियार के इस्तेमाल को आपने जस्टिफाई करना है। यानी वो अगर आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौसूल हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर उस बंदे को अरेस्ट कर लें। यू फर्स्ट
collect evidence sufficient और जिसकी बेस पर उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ चेक्स जो है वो उस तरह से तो हमें नहीं मिलते जिस तरह एक रिफाइंड फॉर्म के अंदर ट्रायल प्रोसीडिंग या पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग के हवाले से हमें मिलते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के हवाले से अब नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट्स ने बहुत सारा प्रोसीजर जो है वो इवॉल्व कर दिया और प्रिंसिपल ले डाउन कर दी है, जिसको वो ये कहते हैं कि अब वाइटल फ्रैगमेंट ऑफ द राइट टू फेयर ट्रायल है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, कि आप उसके अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करें। एंड इफ यू फेल टू प्रोवाइड fair and impartial investigation, meaning thereby you are depriving that accused of his fundamental right of right to fair trial under Article 10A. Thank you so much. Any question? Question. So one question. Police can record statement under section 160. उसी के साथ सेक्शन 164 CRPC that statement need not to be signed and cannot be used as evidence। और 161 के अंदर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई भी है that is to be limited by section 164, ये ट्रायल में एज एविडेंस यूज होगी। अब अगर पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है 161 के अंदर और उसके बाद आर्टिकल 38 और 39 जो QSO के हैं वो भी स्टेट करते हैं, अगर एक्यूज कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने अगर वो एडमिशन करते हैं दैट हैज नो एविडेंशियल वैल्यू। और आर्टिकल 40 उसकी एक एक्सेप्शन है, ऐसा फैक्ट उससे डिस्कवर होता है जो कि पहले नॉन नहीं था, रेलिवेंट था फैक्टिंग इशू के साथ, जैसे और वो भी उसकी पॉइंटेशन भी है पहले नॉन नहीं था, जैसे डिस्कवरी ऑफ वेपन है उसके बॉडी की मेडिकल बनी करती है, तो उस पार्ट तक तो वो एडमिसिबल है। और अगर 161 की स्टेटमेंट ऐसे कुछ रिकॉर्ड करती है तो उस पर जैसे अपनी तरह एक जजमेंट भी है और इस तरह हम उसको देखते हैं। आपको दो हिस्सों में इसका जवाब दें। पहली बात तो ये है कि 161 को जब ये कहा जाता है कि दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, तो इसको समझने की इसका मतलब क्या है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब ये होता है कि जो बात वहाँ पे लिखी गई है वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकती ऑन इट्स ओन पर सी, खुद वो किसी चीज को साबित नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर 161 की स्टेटमेंट आपने 20 लोगों की रिकॉर्ड करवा ली है और आपके वकास साहब को पता है पहले प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं नहीं, अब देखिए बहुत सारे विटनेस को सर हम गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे विटनेस को हम गिव अप कर देते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई होती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड देखिए अब एक लेटेस्ट सेगमेंट आई है, पहले ये इशू होता था कि जो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस है, जब आप चालान सबमिट करते हैं उसके 7 खाने हैं, पता है आपको, उसके अंदर जो छठा खाना है उसके अंदर आप विटनेसेस के नाम लिखते हैं कि ये विटनेसेस हम चाहेंगे कि आप बुलाएं और उन सारे विटनेसेस की आपने 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की होती है, इसलिए आप वहां पे उसको मेंशन करते हैं। अब लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने कहा कि टू इंश्योर द राइट टू फेयर ट्रायल, हर चीज में हम राइट टू फेयर ट्रायल को वैसे बड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर बंदे का नाम नहीं भी दिया गया तो वो एप्लीकेशन दे के बतौर कोर्ट विटनेस बुलाया जा सकता है। ठीक, अब जो 161 की स्टेटमेंट है, अगर वो बंदा आके उसे ओन नहीं करता अदालत के अंदर और उसको रिट्रेट नहीं करता तो वो एक यूजलेस पीस ऑफ पेपर है, तो हॉस्टल हो जाएगा। हाँ, दूसरी एक और बात है कि 161 के अंदर राइटिंग का तो लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ, यानी आप रिटर्न फॉर्म में देंगे, वो आपकी सुनेगा और रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगा, ऐसा ही है ना। इसी वजह से शायद जो मुझे समझ आ सकी है कि इस पे सिग्नेचर भी नहीं होते। जहां तक आपका ताल्लुक है कि डिस्क्लोजर ऑफ द एक्यूज जो है वो टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी है, टू दैट एक्सटेंट वो यूज हो सकता है, लेकिन अगर इफ दैट इज अमाउंटिंग टू कन्फेशन और वो कपल्ड विद रिकवरी है तो आपकी वहां तक वो कन्फेशन भी एडमिसिबल है, उस आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। लेकिन ये जो मैं उस जजमेंट का मैंने हवाला दिया वो डिफरेंट बात की है, वो ये बात की है कि उन्होंने कन्फेशन अगेंस्ट अक्यूज की बात नहीं की उस जजमेंट के अंदर, वो इन फेवर ऑफ अक्यूज बात की है कि कन्फेशन कैन बी यूज्ड इन द फेवर ऑफ अक्यूज जो उसने खुद की है, तो वो दो डिफरेंट बातें हैं। जी,
सर उस जजमेंट की साइट वो आप बता देंगे और कोई अभी आप उसको सब्सक्राइब करें ना तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद फर्दर उसको देखिए यू कैन आल्सो सर्च योरसेल्फ सर का थोड़ा सा रिसर्च आप और कोई क्वेश्चन नो सर थैंक यू सो मच थैंक यू सर बहुत शुक्रिया इबाद साहब